नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन अवधारणाएं यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। लेखांकन की जो अवधारणाएं हैं, सबसे पहले हमें इनका मतलब पता होना चाहिए कि ये होती क्या हैं। लेखांकन अवधारणाओं से अभिप्राय उन मूलभूत परिकल्पनाओं और नियमों से है जो कि व्यावसायिक लेन देनों के अभिलेखन और खाते तैयार करने का आधार होते हैं। वास्तव में अवधारणाएं जो होती हैं, इनका मतलब उन मूलभूत मान्यताएं हैं जिन पर उस विषय का पूरा जो ढांचा है वो आश्रित होता है। इन्हें स्वीकार करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये जो लेखांकन के सिद्धांत होते हैं, मूल रूप से ये अवधारणाएं ही होते हैं। अवधारणाएं जब जांच, अनुभव और युक्ति के आधार पर उपयोगी प्रमाणित हो जाती हैं तो सामान्यतः स्वीकार कर ली जाती हैं। तब वे लेखाशास्त्र के सिद्धांतों के रूप में प्रयोग में आने लगती हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, वास्तव में वो लेखांकन अभिलेखों में एक रूपता और समरूपता बनाए रखना होता है। इन अवधारणाओं को अनेक वर्षों के अनुभव से विकसित किया जाता है, इसलिए ये एक प्रकार के सार्वभौमिक नियम होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे लेखांकन की मुख्य अवधारणाओं के बारे में। लेखांकन की जो मुख्य अवधारणाएं हैं वे हैं पृथक अस्तित्व अवधारणा, मुद्रा माप अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा, लागत की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, वसूली अवधारणा, मिलान अवधारणा, उपार्जन अवधारणा एवं लेखा अवधि अवधारणा। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें हर अवधारणा का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथक अस्तित्व अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन के लिए व्यावसायिक इकाई और उसका जो स्वामी यानी कि ऑनर है, उन्हें दो सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ यानी कि इकाइयां माना जाता है। ये लेखांकन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके अनुसार व्यवसाय के स्वामियों एवं प्रबंधकों से व्यवसाय का पूर्णतया स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व होता है। व्यवसाय अपने आप में एक अलग इकाई है। व्यवसाय में लेखांकन व्यापारिक व्यवहारों का किया जाता है, चाहे वे व्यवसाय के स्वामी, लेनदारों, प्रबंधकों आदि किसी से भी संबंधित हों, क्योंकि लेखांकन का जो उद्देश्य है वो है व्यवसाय की क्रियाओं के परिणाम और व्यवसाय की स्थिति जानना, ना कि उसके मालिकों, प्रबंधकों या लेनदारों की स्थिति जानना। तो इसलिए यहाँ हम उदाहरण देखेंगे इसके, जैसे कि पूंजी पर जो ब्याज है वो व्यवसाय के लिए तो व्यय होता है, जबकि वो व्यवसाय के स्वामी के लिए आय मानी जाती है। अतः इसे पूंजी खाते में जोड़कर लिखा जाता है और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यदि ये लेखांकन की अवधारणा नहीं होती तो व्यवसाय के स्वामी के निजी व्यय व आय व्यवसाय के व्यय व आयों में सम्मिलित हो जाते, तो इससे व्यावसायिक आय का सही निर्धारण नहीं हो पाता। इसी प्रकार व्यवसाय की संपत्तियों में निजी संपत्तियों को मिलाकर लिखा जाता तथा व्यवसाय के दायित्वों में व्यवसायी के निजी दायित्वों को मिलाकर लिखा जाता, तो व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का निर्धारण नहीं हो पाता। अतः लेखांकन अभिलेखों को व्यावसायिक इकाई की दृष्टि से लेखांकन की पुस्तकों में लिखा जाता है, ना कि उस व्यक्ति की दृष्टि से जो कि इस व्यवसाय का स्वामी है। वास्तव में ये अवधारणा लेखांकन का आधार है। दूसरी अवधारणा यहाँ पर है मुद्रा माप अवधारणा। मुद्रा माप अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के जो लेन देन हैं वो मुद्रा में होने चाहिए, यानी कि देश की मुद्रा में। हमारे यहाँ, हमारे देश में लेन देन रुपये में होते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा माप अवधारणा के अनुसार जिन लेन देनों को हम मुद्रा के रूप में दर्शा सकते हैं, केवल उन्हीं का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यवसायी ने 2 लाख रुपए का माल बेचा, 1 लाख रुपए का कच्चा माल खरीदा, 1 लाख रुपए किराए के भुगतान आदि मुद्रा में व्यक्त किए, तो अतः इन्हें लेखा पुस्तकों में लिखा जाएगा। परंतु जिन लेन देनों को मुद्रा में नहीं दर्शाया जा सकता, चाहे उनका प्रभाव व्यवसाय पर ही क्यों ना पड़ता हो, लेकिन उनका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कर्मचारियों की ईमानदारी, इसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, जबकि इसका प्रभाव अवश्य रूप से ही लाभ और हानि पर पड़ता है।
तो मुद्रा माप अवधारणा हमें बताती है कि व्यावसायिक लेन देन जो है वो जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है लेखा पुस्तकों में, केवल वही रिकॉर्ड किए जाएंगे जिनका माप मुद्रा में किया जा सकता हो। नेक्स्ट इसमें हमारी अवधारणा है निरंतरता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जब तक कोई विपरीत परिस्थिति उपलब्ध ना हो जाए, ये माना जाता है कि जो व्यवसाय है वो निरंतर रूप से दीर्घकाल तक चलता रहेगा। इसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी कि चालू रहने की अवधारणा भी कहा जाता है। सामान्यतः मान्यता यह है कि संस्था निरंतर चलती रहेगी, बंद नहीं होगी जब तक कि कोई विपरीत स्थिति प्रकट न हो जाए। लेखांकन के अनेक महत्वपूर्ण नियम व सिद्धांत इसी अवधारणा पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए किसी संपत्ति के वार्षिक ह्रास यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए ये मान लिया जाता है कि व्यापार दीर्घकाल तक चलता रहेगा। इसी प्रकार दीर्घावधि के लिए किए गए व्ययों का विभिन्न वर्षों में विभाजन करते समय भी इसी अवधारणा का पालन किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन की गणना में भी संपत्ति के उपयोगी जीवन काल को ध्यान में रखा जाता है तथा चिट्ठे में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन्हें इसी आधार पर राइट ऑफ करके दिखाया जाता है। तो इस अवधारणा का मुख्य अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यवसाय इकाई के जीवन में निरंतरता है, इसलिए जल्दी ही इसका समापन नहीं होगा और ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि इसी के आधार पर हम स्थिति विवरण में संपत्तियों के मूल्यों को दिखाते हैं। इसमें अगली अवधारणा है लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा बताती है कि सभी संपत्तियों को लेखा बहियों में उनके क्रय मूल्य पर लिखा जाएगा, ना कि उनके बाजार मूल्य पर। क्रय मूल्य में उसका अधिग्रहण मूल्य, परिवहन एवं स्थापित करने के व्यय जोड़ करके उसे दिखाया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि फिक्स एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर आदि को लेखा पुस्तकों में उन मूल्यों पर लिखा जाएगा जो कि उन्हें प्राप्त करने के लिए वास्तव में भुगतान किए गए हैं। नेक्स्ट अवधारणा यहाँ हमारी है द्विपक्षीय अवधारणा। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, द्विपक्षीय यानी दो पक्ष। लेखांकन के लिए व्यवसाय की जो प्रत्येक घटना है, व्यवसाय की प्रत्येक घटना जो है वो दो खातों को प्रभावित करती है। एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है। लेखांकन की दोहरा प्रणाली इसी अवधारणा पर आधारित है, अर्थात प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के दो पक्ष या दो पहलू होते हैं। प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करता है। प्रभावित दो पक्षों या खातों में से एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। यदि किसी एक ही व्यवहार से एक से अधिक खाते प्रभावित होते हैं तो भी डेबिट पक्ष के सभी खातों का योग क्रेडिट पक्ष के सभी खातों के बराबर होगा, जैसे कि मिश्रित प्रविष्टि में। व्यवहार में प्रत्येक लेन देन का दो पक्षों पर दावा होता है, आय का व्यय पर, व्यय का आय पर। इसी तरह संपत्तियों का दायित्वों पर व दायित्वों का संपत्तियों पर दावा होता है। इसीलिए तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। नेक्स्ट अवधारणा यहाँ हमारी है वसूली अवधारणा। वसूली अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यावसायिक लेन देन से आगम यानी कि जो रेवेन्यू है उसको लेखांकन अभिलेखों में उसके वसूल हो जाने पर ही शामिल किया जाना चाहिए। वसूली शब्द का अर्थ है यहाँ राशि को प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाना। यहाँ पर इसका आशय उस तिथि से है जब माल या सेवाएं रोकड़ व अन्य मूल्यों के बदले ग्राहकों को दे दी जाती हैं। सेवाओं की दृष्टि से आगम उस अवधि की मानी जाती है जिस अवधि में सेवाएं की जाती हैं, और भौतिक वस्तुओं के विषय में आगम उस समय उपार्जित मानी जाती है जब माल जहाज आदि पर लाद दिया जाता है अथवा माल की सुपुर्दगी क्रेता व्यापारी को दे दी जाती है। नेक्स्ट अवधारणा है मिलान की अवधारणा। मिलान की अवधारणा हमें ये बताती है कि लाभ या हानि के सही निर्धारण के लिए आय और व्यय का ठीक प्रकार से मिलान किया जाना चाहिए
उन सब लागतों और व्ययों को घटाना चाहिए जो आय को अर्जित करने के लिए किए गए हैं। यदि कुछ ऐसे व्यय किए गए हैं जिनका लाभ इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्षों में भी मिलेगा, तो चालू वर्ष की आय में से केवल वही भाग घटाया जाएगा जो कि इस वर्ष से संबंधित है। यदि कोई आय अग्रिम प्राप्त होती है जबकि उसे अर्जित करने का कार्य यानी कि बिक्री आदि अगले वर्ष होगा, तो ऐसी प्राप्ति को चालू वर्ष की आय नहीं समझा जाता। इस प्रकार जिस समयावधि की आय या व्यय है, व्यय भी या आय भी उसी समयावधि की ली जानी चाहिए। अतः करेक्ट मैचिंग के बाद ही सही लाभ का निर्धारण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अवधारणा है उपार्जन अवधारणा यानी कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट। उपार्जन से अभिप्राय किसी चीज़ की देनदारी का बन जाना है, विशेष रूप से वह राशि जिसका भुगतान अथवा प्राप्ति लेखा वर्ष के अंत में होनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू तभी माना जाएगा जबकि निश्चित हो जाए, भले ही उसकी नकद में हमें प्राप्ति हुई हो या ना हुई हो। इसी प्रकार से व्यय को भी तभी माना जाएगा जबकि उसकी देयता बन जाए, फिर भले उसका भुगतान नकद में किया गया हो या नहीं। दोनों ही लेन देन का उस लेखा वर्ष में अभिलेखन होगा जिससे कि वो संबंधित है। इसलिए उपार्जन अवधारणा नकद की वास्तविक प्राप्ति तथा प्राप्ति के अधिकार तथा व्ययों के वास्तविक नकद भुगतान तथा भुगतान के दायित्व में अंतर करता है। तो इसके अंदर मेन बात ये है कि आय व व्यय की मदें लेखा पुस्तकों में उस समय लिखी जाती हैं जबकि वे देय या एक्रूड हो जाती हैं। यदि कोई व्यय चालू वर्ष का है, चाहे वह नकद में चुकाया गया है या नहीं, तो उसको लाभ हानि के निर्धारण करने के लिए विचार में लिया जाएगा। किंतु यदि कोई व्यय आगे के वर्षों से संबंधित हो, चाहे वह नकद में चुका ही दिया गया हो, वो शामिल नहीं किया जाएगा। और यही बात आय के ऊपर लागू होती है। तो इस अवधारणा के अनुसार लेखा कैश बेसिस पर नहीं रखा जाता, बल्कि उसके लिए उपार्जन को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम अवधारणा जो है वो है लेखा अवधि अवधारणा। लेखा अवधि अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में लेन देनों का जो लेखा है इस मान्यता पर किया जाता है कि उन लेन देनों के फलस्वरूप एक निश्चित अवधि के लिए लाभ का निर्धारण किया जाना है। यानी कि जो लेखे हैं हमें लाभ हानि का निर्धारण करना है वो किसी पर्टिकुलर समयावधि के लिए ही किया जाएगा। इस अवधारणा के अनुसार स्थिति विवरण एवं लाभ हानि खाता जो है नियमित रूप से निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही बनाना चाहिए। यहाँ इसके कई उद्देश्य हैं, जैसे कि लाभ का निर्धारण, वित्तीय स्थिति का निर्धारण, कर की गणना आदि। सामान्य एक लेखा अवधि 1 वर्ष की ली जाती है, जो कि एक कैलेंडर वर्ष अथवा एक वित्तीय वर्ष हो सकता है। तो चालू व्यापार की जो अवधारणा है उसके अनुसार तो व्यवसाय का जीवन अनंत अवधि तक चलता रहेगा, तो ये मानकर लेखे किए जाते हैं। लेकिन यदि इसी अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का लाभ या हानि ज्ञात की जाए तो व्यवसाय का शुद्ध लाभ केवल उसके समापन के समय ज्ञात हो सकेगा, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इसका मुख्य कारण ये है कि व्यवसाय में केवल उसके मालिक का ही हित नहीं होता, उसके अलावा अन्य पक्षकार जैसे कि मैनेजर्स, ऋणदाता, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट आदि भी उसमें रुचि रखते हैं और वे हमेशा ये जानना चाहते हैं कि व्यवसाय लाभ पर चल रहा है या हानि पर, या फिर इसकी जो आर्थिक स्थिति है कैसी है, ताकि जो अलग अलग पक्ष हैं अपने अलग अलग प्रकार के जो डिसीजंस हैं ले सकें। तो इसलिए लाभ हानि ज्ञात करने के लिए और समय समय पर व्यवसाय की प्रगति और गतिविधि की जानकारी के लिए अकाउंटेंट्स के द्वारा एक अवधि निश्चित कर ली जाती है, जो कि सामान्यतः 12 महीने की होती है। तो और उसी के आधार पर हम लेखे रखते हैं। थैंक यू।